सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक जसवीर कुमार। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछली वीडियो में हमने जो हमारा द्वितीय अध्याय दूसरा अध्याय था ल्हासा की ओर, उसके जो लेखक है राहुल सांकृत्यायन जी, उनका जीवन परिचय किया था। आज की वीडियो में हम जो हमारा अध्याय है ल्हासा की ओर, उसके जो पाठ का सार है उसको प्रारंभ करेंगे। तो सभी ध्यानपूर्वक देखते रहें। ल्हासा की ओर शीर्षक यात्रा वृत्त का सार गद्य परिचय अपने शब्दों में लीजिए लिखिए। गद्य और पद्य, पद्य होता है जो काव्यात्मक होता है, जो कविताएं होती है हमारी, और गद्य होता है जो गद्यांश रूप में होता है, अर्थात कहानी, संस्मरण, जीवन वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत इत्यादि। तो ल्हासा की ओर श्री राहुल सांकृत्यायन की प्रथम तिब्बत यात्रा है जो उन्होंने 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए राहुल जी ने यह यात्रा भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। छद्मवेश होता है रूप में, भिखमंगे के रूप में की थी, उस वेश में की थी। इसमें उन्होंने तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन अत्यंत रोचकतापूर्वक किया है। जब राहुल जी ने यह यात्रा की थी तब वह फरी कलिंगपोंग का मार्ग नहीं खोला गया था, इसलिए भारत की वस्तुएं नेपाल होकर ही तिब्बत जाती थी। इसे सैनिक व व्यापारिक रास्ता भी कहा जाता था। मार्ग में स्थान स्थान पर चीनी सेना की चौकियां और किले बने हुए थे जिनमें चीनी पलटन के सैनिक रहते थे, किंतु आजकल वे दुर्ग घिर चुके हैं और उनमें किसान रहते हैं। मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहाँ जातिगत भेदभाव नहीं है और न ही स्त्रियाँ वहाँ पर्दा करती हैं। वे आपके लिए निसंकोच खाना पका देंगी व चाय बना देंगी। वे यात्रियों की खूब सेवा करती हैं। परित्यक्त चीनी किले से चाय पीने के पश्चात जब लेखक आगे बढ़ा तो उन्हें राहदारी देनी पड़ी। उस दिन वे थोंगला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। वहां उनके सहायक सुमति के जान पहचान के आदमी थे। भिखमंगे के वेश में होने पर भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिली। लेखक 5 वर्ष पश्चात एक यात्री के रूप में इस स्थान से गुजरा था, किंतु तब उसे किसी ने अच्छी जगह नहीं दी थी। यह वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, मनोवृत्ति मन की वृत्ति। लेखक को अब सबसे खतरनाक मार्ग डांडा थोंगला पार करना था। तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान डांडे है। यहाँ दूर दूर तक मार्ग के दोनों ओर कोई गांव नहीं है। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। ऐसे स्थान पर हुए खून की वहाँ परवाह नहीं की जाती और न ही सरकार इस ओर कोई ध्यान देती है। हथियार का कानून न होने के कारण वहाँ लाठी की भांति लोग पिस्तौल व बंदूक रखते हैं। इस मार्ग पर अनेक खून हो चुके थे, किंतु लेखक को खून की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह भिखमंगे के वेश में था। पहाड़ की ऊंची चढ़ाई और पीठ पर सामान लदा हुआ था। अगला पड़ाव भी 16-17 मील की दूरी पर था। लेखक के सहायक ने 2 घोड़े लेने की सलाह दी। अगले दिन वे घोड़ों पर सवार होकर चले और दोपहर तक डांडे से ऊपर जा पहुंचे। वहां हजारों मील तक पहाड़ ही पहाड़ थे। भीटे की ओर दिखाई देने वाले पहाड़ तो बिल्कुल नंगे थे। डांडे के सबसे ऊंचे स्थान पर वहां के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया हुआ था। लेखक के साथ कुछ और घुड़सवार भी चल रहे थे। अब चढ़ाई कम थी, किंतु उतराई अधिक थी। लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त पड़ गया था, इसलिए लेखक अन्य सवारों से पिछड़ गया था। आगे चलकर 2 मार्ग फूट रहे थे। लेखक गलत मार्ग पर चल पड़ा। 1-1.5 मील चलकर पता चला कि वह गलत मार्ग पर जा रहा है। उसने लौटकर सही मार्ग पकड़ा। गांव से मील भर की दूरी पर लेखक सुमति से साय के 4-5 बजे मिला। वह उस पर लाल पीला हो उठा। लाल पीला होना है क्रोध करना, किंतु लेखक ने घोड़े की धीमी गति का बहाना बताकर उसे शांत कर दिया। लंकोर में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे थे।
पहले उन्होंने चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुकप्पा मिला। थुकप्पा था वहाँ का भोजन। अंततः लेखक तिंगरी के विशाल मैदान में पहुंच गया जो पहाड़ों से घिरा टापू सा लगता था। उसमें एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई देती थी। उसी पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधि गिरी था। वहाँ सुमति के अनेक यजमान थे जिनके पास वह जाना चाहता था, किंतु लेखक ने उसे जाने की आज्ञा नहीं दी थी। हाँ, इतना अवश्य कहा कि जिस गांव में वे रुके थे उसी गांव के यजमानों में वहाँ गंडे बांट सकता है। सुमति ने यह बात स्वीकार कर ली। दूसरे दिन उन्हें कोई भरिया नहीं मिला। वे सुबह ही आगे चल दिए। तिब्बत में 10-11 बजे तक धूप बहुत तेज हो जाती है। वे 2 बजे तक सूरज की ओर मुंह करके चलते रहे। ललाट धूप से जलता रहा। ललाट होता है माथा। तिब्बत की जमीन बहुत से छोटे बड़े जिम्मेदारों में बटी हुई है। प्रत्येक जिम्मेदार अपनी अपनी ज़मीन पर खेती स्वयं करते हैं, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का प्रबंध देखने के लिए किसी भिक्षु को भेज दिया जाता है। वह किसी राजा से कम नहीं होता। सुमति के यजमान शेखर की खेती का मुखिया भिक्षु बहुत अच्छा व्यक्ति था। वह लेखक के भिखारी के वेश में होने पर भी बहुत प्रेम से मिला। वहाँ उन्हें एक मंदिर में ठहराया गया। इस मंदिर में कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की जो ग्रंथ थे की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। वे मोटे और अच्छे कागज पर लिखित थी। एक एक पोथी का बोझ 15-15 सेर से कम न था। लेखक उनमें रम गया तथा सुमति दूसरे दिन तक अपने यजमानों से मिलकर लौट आया। तिंगरी गांव वहां से दूर नहीं था। उन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और अपने मार्ग पर चल दी। तो ये हमारा जो अध्याय था ल्हासा की ओर उसका सार था। तो सभी विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़े। अगली वीडियो में हम इसके जो प्रश्नों के उत्तर है वो करेंगे। धन्यवाद।